वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं रिक्लेमेशन क्या होता है, रिक्लेमेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होती है और क्यों हमें करनी चाहिए। साथ ही साथ रिक्लेमेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी आप सभी का सजेशन था कि सर आप जल्द से जल्द एक रिक्लेमेशन के ऊपर वीडियो लेके आओ। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये जो रिक्लेमेशन का टॉपिक है वो आपके ECL के सिलेबस में भी मेंशन किया गया, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो जानकारी है वो पसंद आएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस रिक्लेमेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन है रिक्लेमेशन एज पर CMR 2017 मीन्स। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका NCL के माइनिंग सरदा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये बताना है इसका आंसर कि रिक्लेमेशन आपका जो रेगुलेशन 2017 है, CMR 2017 है, उसमें आपका रेगुलेशन नंबर 107 के अकॉर्डिंग रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए फिलिंग ऑफ वॉइड, ऑप्शन बी रिक्लेमेशन बाय बैक फिलिंग ओनली, ऑप्शन सी डंपिंग बाय वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन डी रिक्लेम्ड बाय बैक फिलिंग और एनी अदर मीन्स। आइए हम लोग समझते हैं लैंड रिक्लेमेशन के। दोस्तों जैसे ही हम लोग का ओपन कास्ट माइनिंग कंप्लीट होता है तो हम लोग को जो वॉइड क्रिएट हुआ है उस वॉइड को हम लोग को फिलअप करना होता है। इसी वॉइड को फिलअप करने का ही प्रोसेस को हम लोग रिक्लेमेशन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप इस फिगर से समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखो इस फिगर में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा ये जो फील्ड है वो आपका ग्रीनरी से लबालब है, यानी कि इसमें पूरा आपका ग्रासेस, आपका प्लांट, ये सभी ग्रो किए हुए हैं। जब हम लोग को इस एरिया में पता चलता है कि इसके नीचे में हम लोग को कोल सीम मिला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जो टॉप सॉइल है जिसमें हमारा वेजिटेशन होता है, उस टॉप सॉइल को हम लोग रिमूव आउट करते हैं। फिर नीचे में टॉप सॉइल के नीचे में आपका सब सॉइल होता है, उस सब सॉइल को भी हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद आपका हार्ड रॉक होता है, हार्ड रॉक को हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके निकाल देते हैं। फिर उसके नीचे में आपका कोल सीम होता है। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिश करता हूँ। ये आपका पहला जो लेयर हुआ आपका वो आपका टॉप सॉइल हुआ, उसके नीचे में आपका सब सॉइल होता है, और सब सॉइल के नीचे में आपका हार्ड रॉक मिलता है, और इसी हार्ड रॉक के जस्ट नीचे में बिलो द हार्ड रॉक वी हैव द कोल सीम, यानी कि हार्ड रॉक के नीचे में ही हम लोग को कोल सीम मिलता है। तो इन सभी लेयर्स को हम लोग को हटाना पड़ता है, मेनली टॉप सॉइल को, सब सॉइल को, हार्ड रॉक को, तभी जाके हम लोग इस मिनरल बेड तक पहुंच सकते हैं, और तभी जाके हम लोग इस मिनरल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला तो हम लोग क्या करते हैं कि टॉप सॉइल को हटाते हैं। जब भी हम लोग टॉप सॉइल को हटाते हैं तो उसको एक अलग प्लेस में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारा OB डंप करते हैं वहाँ पे हम लोग सब इन तीनों जो सॉइल्स हैं, जैसे आपका टॉप सॉइल हो गया, सब सॉइल हो गया, या फिर आपका हार्ड रॉक हो गया, इन तीनों को एक साथ हम लोग मर्ज नहीं कर देते, एक में एक स्पॉइल डंप में हम लोग मिला नहीं देते हैं। इसको हम लोग अलग रखते हैं क्योंकि इसका जो अहमियत है इसमें आपका मेनली आपका एग्रीकल्चर होता है आपका। तो इस टॉप सॉइल को हम लोग एक अलग जगह पे डंप करते हैं, वहीं आपका जो सब सॉइल होता है उसको हम लोग अलग जगह पे डंप करते हैं, और जो हमारा हार्ड रॉक होता है उसको हम लोग अलग जगह पे डंप करते हैं। तो मेनली हम लोग ने देखा कि सबसे पहला तो हम लोग टॉप सॉइल को अलग कर लिए, फिर सब सॉइल को, फिर आपका हार्ड रॉक। तो जब हमारा माइनिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये गड्ढा बना, इस गड्ढा को हम लोग को फिल करना पड़ता है ताकि हम लोग का इन्वायरमेंट जैसा था इस तरह से, पहले इन्वायरमेंट था, माइनिंग के बाद इस तरह से हो गया। तो ये माइनिंग के बाद हमारा इन्वायरमेंट तो जाहिर सी बात है डिग्रेड हुआ है, ख़राब हुआ है, उसको हम लोग को फिर से फिलअप करना है ताकि हम लोग कुछ ना कुछ उसको हम लोग वो लैंड को हम लोग बेहतर दे सकते हैं, वहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट उसका क्रिएट कर सकते हैं। तो
ये जो वॉइड क्रिएट हुआ इसमें हम लोग को फिलअप करना पड़ता है। जो सॉइल हम लोग ने रिमूव आउट किया था तो उसको हम लोग को फिलअप करना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहला तो हम लोग इसको में जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसमें हम लोग हार्ड रॉक को फिल करते हैं। हार्ड रॉक के बाद आपका सब सॉइल को फिलअप करते हैं और सब सॉइल के बाद हम लोग टॉप सॉइल को फिलअप कर देते हैं। यही फिलअप करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। मेनली हम लोग लैंड रिक्लेमेशन तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है कि पहले माइनिंग करने से पहले जैसा हमारा इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट में हम लोग जो उस एरिया को हम लोग ला सकें। दोस्तों यहाँ पे लिखा है आफ्टर ओपन कास्ट माइनिंग इज ओवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू reclaim the land to its former shape, use or other productive use. It is also used to repair environmental damage. यानी कि जब हमारा ओपन कास्ट माइनिंग कंप्लीट हो जाता है तो माइनिंग से पहले जिस तरह का एरिया जिस तरह का लैंड था उस एरिया में तो उसको हम लोग फिर से रिक्लेम कर देते हैं ताकि हमारा जो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है वो उसको हम लोग रिपेयर कर सकें। तो मेन मोटिव होता है लैंड रिक्लेमेशन करने का कि हमारा जो इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है बाय द माइनिंग ऑपरेशन उसको हम लोग रिपेयर कर सकें। दोस्तों लैंड रिक्लेमेशन या फिर आप कह लीजिए कि रिक्लेमेशन हम लोग 2 स्टेजेस में करते हैं। 2 स्टेजेस में हम लोग रिक्लेमेशन करते हैं। एक होता है आपका फिजिकल रिक्लेमेशन, दूसरा होता है बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। जब हम लोग गड्ढा ये जो हमारा ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन करने के बाद ये जो गड्ढा फॉर्म हुआ है इस गड्ढा में हम लोग क्या करते हैं कि बैक फिलिंग करते हैं। बैक फिलिंग किसका करेंगे? तो जो भी मटेरियल हम लोग ने वहाँ से उस एरिया से निकाला था उसी मटेरियल को फिर से हम लोग इस गड्ढा में फिलअप कर देते हैं। तो उसी फिलअप करने के लिए ही आपका फिजिकल रिक्लेमेशन शब्द एक आया। इस फिजिकल रिक्लेमेशन में क्या होता है कि सबसे पहला हम लोग ये जो गड्ढा फॉर्म हुआ है इस गड्ढे में सबसे पहला तो हम लोग हार्ड रॉक को फिल कर देते हैं। हार्ड रॉक के जस्ट ऊपर में हमारा सब सॉइल होता है। सब सॉइल को यहाँ पे हम लोग ने फिल कर दिया। फिर आपका जो टॉप सॉइल होता है उसको हम लोग यहाँ पे डंप कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, ताकि ये जो टॉप सॉइल है इसी टॉप सॉइल में आपका वेजिटेशन होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, लेयर बाय लेयर हम लोग फिलअप करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग हार्ड रॉक को करेंगे, फिर सब सॉइल को, फिर टॉप सॉइल को। फिजिकल रिक्लेमेशन का मतलब यही है कि जो भी हमारा गड्ढा फॉर्म हुआ उस गड्ढे को जब हम लोग बैक फिलिंग कर दिए तो उसी को हम लोग फिजिकल रिक्लेमेशन कहते हैं। यहाँ पे आप अगर इस फिगर को गौर करो तो यहाँ पे आपको फिजिकल रिक्लेमेशन मैंने यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे क्या है कि जो भी गड्ढा हमारा क्रिएट हुआ है आफ्टर माइनिंग उसको हम लोग ने फिलअप किया है। इसी फिलअप करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग फिजिकल रिक्लेमेशन कहते हैं। इसमें क्या किया हम लोग ने कि सबसे जो नीचे वाला सेक्शन है यहाँ पे इसमें हम लोग ने हार्ड रॉक्स को फिल किया दिया। इस हार्ड रॉक के जस्ट ऊपर में जो लेयर है उस लेयर में हम लोग फिल्टर लेयर या फिर बैलेस्ट स्टोन डाल देते हैं। ये जो बैलेस्ट स्टोन होता है जो आपका रेलवे का पटरी होता है उसमें आपका जो पत्थर्स होते हैं, जो काला काला पत्थर्स होता है उसका जो लेयर होता है उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। हार्ड रॉक के जस्ट ऊपर वाले लेयर में हम लोग फिल्टर लेयर को या फिर आप कह लीजिए कि बैलेस्ट स्टोन को हम लोग डाल देते हैं, जिसका जो थिकनेस होता है वो आपका 0.5 मीटर के थिकनेस में हम लोग इतना डाल देते हैं। इसके डालने के बाद ये जो बैलेस्ट स्टोन है इसको डालने के बाद इसके ऊपर वाला जो लेयर होता है उसमें हम लोग सब सॉइल को डालते हैं। और सब सॉइल के जस्ट ऊपर में आपका टॉप सॉइल होता है जिसका जो ग्रेन साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल में अमाउंट में होता है, यानी कि उसका जो ग्रेन साइज है यहाँ पे आपका हार्ड रॉक का जो ग्रेन साइज है वो बड़ा होगा, वहीं आपका बैलेस्ट या फिर फिल्टर लेयर का उसका कम होगा। टॉप सॉइल का आपका ग्रेन साइज छोटा होगा और सब सॉइल का बैलेस्ट से कम होगा। और जो सब सॉइल है सब सॉइल से आपका टॉप सॉइल का जो ग्रेन साइज है वो और भी छोटा होगा, यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से एकदम सैंड के जैसा लगेगा। तो मेनली हम लोग इस तरह से हमारा जो बैक फिलिंग हम लोग करते हैं। तो टॉप सॉइल को ऊपर में रखने का मेन मोटिव होता है कि इसमें हमारा प्लांटेशन और जो भी हमारा जो वेजिटेशन है वो ग्रो कर पाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने पहला देखा कि हम लोग ने फिजिकल रिक्लेमेशन कर लिया।
जब हमारा फिज़िकल रिक्लेमेशन हो गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो टॉप सॉइल है उस पे हमारा जो भी एग्रीकल्चर है के लिए ये सूटेबल होगा। तो इस टॉप सॉइल को हम लोग को एग्रीकल्चर करने के लिए, इसमें प्लांटेशन को ग्रो करवाने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करना पड़ता है, तब जाके ये जो टॉप सॉइल है उसमें हमारा जो प्लांटेशन है वो ग्रो कर पाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप देखोगे कि कई सारे ऐसे लैंड्स होते हैं जिसमें आपका वो बंजर होते हैं, बैरन लैंड्स होते हैं, उसमें आपका ना ही कोई भी प्लांट्स ग्रो करता है, ना ही उसमें कोई भी किसी भी तरह का हम लोग वेजिटेशन कर पाते हैं। तो जो बैरन लैंड्स होता है उसको हम लोग, जो बंजर ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग उसमें प्लफिंग करते हैं। प्लफिंग करने का मतलब है कि उसका जुताई करते हैं ताकि वहाँ पे अर्थवर्म, आपका जो भी काव डंग्स है उसको हम लोग वहाँ पे डंप कर देते हैं, ताकि जो काव डंग है, काव डंग से आपका अर्थवर्म का जनरेशन होता है और अर्थवर्म क्या करता है कि इसी सॉइल को वो फर्टाइल बना देता है। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो टॉप सॉइल हमारा है, इस टॉप सॉइल में ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप सॉइल हमारा प्लांटेशन के लिए वो यूज़ में आ सके, या फिर आप कह लीजिए कि प्लांटेशन इस टॉप सॉइल में ग्रो कर सके। तो उसको कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि काव डंग्स इसमें डिकम्पोज कर देंगे ताकि वहाँ पे अर्थवर्म का जनरेशन होगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, आफ्टर फिजिकल रिक्लेमेशन आपका आता है बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। इस बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन में हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग रेयरिफिकेशन करते हैं। रेयरिफिकेशन, इसमें हम लोग रेयरिफिकेशन करते हैं। रेयरिफिकेशन कहने का मतलब है कि जस्ट लाइक प्लफिंग, जो हल हम लोग जोतते हैं ताकि जो भी हमारा सॉइल होता है उसमें पकड़ बन सके, इसीलिए हम लोग प्लफिंग के जैसा ही रेयरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहला हम लोग रेयरिफिकेशन करते हैं, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन के अंदर में हम लोग रेयरिफिकेशन करते हैं। रेयरिफिकेशन के बाद हम लोग एमेलोरेशन करते हैं। एमेलोरेशन, AMELIORATI, एमेलोरेशन यानी कि कुछ बेहतर करना। जब हम लोग ने रेयरिफिकेशन कर लिया तो फिर हम लोग एमेलोरेशन करते हैं। एमेलोरेशन के बाद हम लोग बायो फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग मेनली प्लांटेशन लगाते हैं ताकि वो पहले जैसे का इन्वायरमेंट था वहाँ पे वैसा उसको मिल पाए। तो मेनली हम लोग 4 स्टेप्स में बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन करते हैं। पहला रेयरिफिकेशन कर लेते हैं। रेयरिफिकेशन जस्ट लाइक हम लोग प्लफिंग के जैसा ही होता है, उसको वैसा कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग एमेलोरेशन करते हैं, फिर बायोलॉजिकल फर्टिलाइजेशन उसमें ऐड करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है वो डेवलप हो। जब बैक्टीरिया डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी एरिया था, जो मेरा बैरन था, जो हमारा टॉप सॉइल जो बैरन हो गया था, जो उपजाऊ नहीं था, उसको वो फर्टाइल बना देगा। जब फर्टाइल बनाएगा तो फिर हम लोग उस सॉइल के ऊपर में हम लोग प्लांटेशन ग्रो करवा देंगे। तो मेनली बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सॉइल होता है ना, इसमें 2 चीज़ होते हैं। एक होता है बेसिक कैटायंस, एक होता है आपका बेसिक एनायंस। तो कैटायंस जो होते हैं उसमें आपका कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सोडियम आता है, और ये जो हमारा एनायंस है उसमें आपका आता है मेनली फेरस, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम। तो ये जो बेसिक कैटायंस होते हैं, तो बेसिक कैटायंस आपका हाईली सोल्यूबल्स इन वाटर होते हैं, यानी कि ये आपका जो सोल्यूबल इन वाटर है, और ये जो आपका है बेसिक एनायंस वो आपका लेस सोल्यूबल इन वाटर है। तो क्या होता है कि जब ये जो हमारा हमने बैक फिलिंग कर लिया है, तो इस बैक फिलिंग के ऊपर में जो हमारा सॉइल है, टॉप सॉइल है, उसमें आपका कैटायंस एनायंस होते हैं। जब हेवी रेनफॉल होता है तो ये जो आपका बेसिक कैटायंस जो सॉइल के ऊपर में है, तो वो क्या करेंगे कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो तो सोल्यूबल है, तो जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो नीचे सिंक डाउन कर लेंगे, और जो हमारा जो एनायंस होगा वो ऊपर में आ जाएगा। तो एनायंस ऊपर में आ जाएगा तो वो एसिडिक
नेचर का हो जाएगा। जो एसिडिक नेचर होगा तो उसमें ना ही तो हमारा वेजिटेशन हो पाएगा, ना ही हमारा प्लांटेशन हो पाएगा। तो इसको, ये जो एसिडिफिकेशन हुआ है, जो एनायंस वहाँ पे मौजूद है, उसको हम लोग को हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन करते हैं। बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेयरिफिकेशन करते हैं, एमेलोरेशन करते हैं, फिर आपका फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, फिर तब जाके हम लोग प्लांटेशन करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं। इसी से रिलेटेड आपका दो टर्मिनोलॉजी आता है। एक आता है आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EIE कहते हैं। एक आता है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EMP कहते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। दोस्तों, जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो हम लोग ये स्टडी करते हैं कि माइनिंग के दौरान हमारा इन्वायरमेंट पे कैसा असर हो रहा है, हमारा वाटर टेबल डाउन जा रहा है, हमारा किस टाइप का पोल्यूशन हो रहा है, या तो वो लैंड पोल्यूशन होगा, साउंड पोल्यूशन होगा, कैसा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है ड्यू टू माइनिंग ऑपरेशन। तो मेनली क्या है कि जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के दौरान ये हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कैसा इम्पैक्ट हो रहा है। इसी चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड्स के तौर पर रखते हैं और इसी रिकॉर्ड को हम लोग मेनली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिखा गया, इन द पीरियड ऑफ लैंड रिक्लेमेशन एंड इन्वायरमेंटल रिक्लेमेशन, यानी कि जब हमारा लैंड रिक्लेमेशन हो जाता है और तो फिर जब हमारा लैंड रिक्लेमेशन हो गया और जो हमारा पहले यानी कि बिफोर माइनिंग का जो सिचुएशन था, उस स्थिति में ये जो लैंड रिक्लेमेशन हुआ है वो उसको हम लोग को उस स्थिति में अर्लियर स्टेजेस में लाना है, ताकि हम लोग उसका जो पहले का जैसा ओरिजिनल स्टेटस था, यहाँ का जो लैंड था, जैसा ग्रीनरी यहाँ पे डेवलप था, उस तरह से उसको हम लोग को लाना है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग माइनिंग के दौरान में हम लोग को जितना भी इम्पैक्ट होता है उसको स्टडी करना बेहद ही ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के दौरान स्टडी करते हैं। एक होता है आपका EMP, जिसे हम लोग इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान कहते हैं। जब हमारा दोस्तों माइनिंग शुरू नहीं होता है किसी भी एरिया में, तो उस एरिया जो भी होता है वो बहुत ही आपका हरा भरा होता है, उसमें आपका नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, प्लांटेशन ग्रो करते हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे माइनिंग ऑपरेशन शुरू होता है तो आपका जो इन्वायरमेंटल जो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है इन्वायरमेंट पे, उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा गया टू रिक्लेम द इन्वायरमेंट, यानी कि जब हम लोग रिक्लेमेशन कर लेते हैं तो रिक्लेमेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ों को हम लोग को मैनेज करना पड़ता है और काफ़ी चीज़ों को हम लोग को एक सीक्वेंस में प्रोसीजर करना पड़ता है, यानी कि इट एंड टू मैनेज इट वी रिक्वायर सम प्रोसीजर टू बी फॉलोड। इसी प्रोसीजर को हम लोग एक फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं। एक जो भी प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा जब हम लोग ने लैंड रिक्लेमेशन कर लिया है, तो फिर हम लोग को ये ज़रूरी, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है जो लैंड रिक्लेमेशन हम लोग ने किया है वो आपका एक बेहद जो पहले का अर्लियर स्टेजेस में इन्वायरमेंट था वो वैसा एज इट इज़ हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो आफ्टर रिक्लेमेशन हम लोग को कई चीज़ों का प्रोसेस करना पड़ता है, कई चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके जो भी पहले का स्ट्रक्चर था, जैसा हमारा पहले का इन्वायरमेंट था, उस तरह से हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ मेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट हम लोग जब भी इस तरह से करते हैं तो एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं। इसी रिपोर्ट को हम लोग मेनली इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान कहते हैं। दोस्तों, ये जो आपका EIA है वो आपका ड्यूरिंग माइनिंग करते हैं और ये जो आपका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है वो आपका माइनिंग करने के बाद करते हैं। मेनली इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि फिलिंग ऑफ द वॉइड इन एन ओपन कास्ट माइन इज़ नोन एज। जब हम लोग माइनिंग ऑपरेशन करते हैं तो जो गड्ढा फॉर्म होता है उस गड्ढे को फिलिंग करने के लिए हम लोग कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। एक होता है आपका
ऑप्शन ए सॉल्विंग, ऑप्शन बी ट्रेंचिंग, ऑप्शन सी रिक्लेमिनेशन, ऑप्शन डी रिहेबिलिटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रिक्लेमिनेशन होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज प्रिपेयर्ड, ऑप्शन ए एट द टाइम ऑफ माइनिंग, ऑप्शन बी ड्यूरिंग रिक्लेमिनेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी आफ्टर माइनिंग ऑफ और इज ओवर, ऑप्शन डी इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ माइनिंग। तो मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोग कब तैयार करते हैं, एट द टाइम ऑफ माइनिंग। जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो उसी समय हम लोग माइंस के ऊपर में कैसा इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। वो आपका किसके अंडर में आएगा, तो EIE के अंडर में आएगा वो स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इंक्लूड्स, ऑप्शन ए रिक्लेमिनेशन ऑफ लैंड एंड रीजनरेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ऑप्शन बी कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ऑप्शन सी रीजनरेशन ऑफ लोअरिंग वाटर टेबल ड्यू टू माइनिंग एंड ऑल्सो कंट्रोल रिस्क ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये जो हमारे EMP होता है दोस्तों, वो तो हम लोग जानते हैं कि यह हम लोग को रिक्लेमिनेशन के समय करते हैं। और रिक्लेमिनेशन में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं कि देखते हैं कि हमारा पोल्यूशन जो हुआ है उसको हम लोग कैसे लोअर डाउन कर सकते हैं, जो हमारा वाटर टेबल कैसे हमारा लोअर डाउन हुआ है उसको हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जो स्टडी है वो आपका EMP के अंदर होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे आपका ये जो सेक्शन है वो ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।